लिया था कि मैं जाऊंगी तो रेडियो में ही जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद शादी तो होनी ही है जी। जाऊंगी तो मीडिया में ही जाऊंगी, अदरवाइज मैं नौकरी नहीं करूंगी। तो मेरे आइडियाज़ पापा मम्मी को मालूम थे कि ये जाएगी तो मीडिया में ही जाएगी। और मैं रेडियो सुनती थी ध्यान से कि कब कौन से प्रोग्राम आते हैं। रेडियो प्रदीप यदू का भी बहुत सपोर्ट मिला। दीप सबसे छोटा भाई जो है मेरा था, जो बैडमिंटन खिलाड़ी भी रहा है अपने ज़माने में, एमपी चैम्पियनशिप भी उसने ली है, LIC में भी थे, उनका भी सपोर्ट मिला है। और अर्चना यदू भी यहाँ की ड्रामा आर्टिस्ट थी। यूँ कहिए कि पूरा परिवार ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। अर्चना यदू जी आपकी बहन? हाँ जी। तो वो बैडमिंटन चैम्पियनशिप लेती थी हर बार। ब्रिगेडियर प्रदीप यदू जी मेरे ब्रदर है। अच्छा, छोटा ब्रदर है। मैं सबसे बड़ी हूँ अपने सब भाई बहनों में। जी। लेकिन आपके मन में रेडियो में मुझे अनाउंसर बनना है, ये बात कैसे आई? इसलिए आई कि रेडियो में ना कोई दिखता नहीं था और हम कल्पना करते थे कि ये कैसा होगा, ये कैसी होगी, और मैं जाऊंगी तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, और इतना अच्छा बोलते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकती हूँ। मतलब एक बचपन में एक जुनून नहीं होता है, वो जुनून था कि मुझे जाना है तो रेडियो में ही जाऊंगी, नहीं तो मैं नौकरी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। तो फिर किस तरह से आपका आकाशवाणी में चयन हुआ? लकीली ये हुआ कि उस समय आकाशवाणी में 3 जगह वैकेंसी निकली थी, रायपुर, भोपाल और ग्वालियर। तो काफ़ी कैंडिडेट्स आए थे। हम डर भी रहे थे पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा। पापा हमें लेकर गए थे। कहाँ? भोपाल में हुआ था। वहाँ पे सब पूरे कंबाइंड उसके लिए भोपाल से ही हुआ था। पहले लिखित हुआ, फिर वॉइस टेस्ट हुआ, फिर वो इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में सबसे पूछा कि आपको काहे में इंटरेस्ट है। हमने कहा कि हमको खेल में, बैडमिंटन तो हम खेलते ही थे, यूनिवर्सिटी में हम चैंपियन थे ही। फिर वो बातें सुनी सब। फिर उन्होंने पूछा कि आप तो रायपुर की हैं ना। हमने कहा कि हाँ सर हम रायपुर के हैं, तो आपका ट्रांसफ़र हम ग्वालियर कर दें तो चल जाएगा। तो मैंने कहा सर जब हम नौकरी करने निकले हैं और मुझे नौकरी करनी है तो मीडिया में ही करनी है, रेडियो में ही करनी है। आप जहाँ भी भेजोगे मैं चली जाऊंगी, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। और लकीली मुझे यहाँ मिल ही गया। और तो सब जानते हैं कि लेडी है तो होम टाइम दे दो, तो मुझे यहाँ का मिल गया। आपने जो सोचा था कि आकाशवाणी में अनाउंसर किस तरह से होते हैं और वहाँ के काम के बारे में जो कल्पना आपने की थी, तो जब आकाशवाणी आपने अनाउंसर के पद पर ज्वाइन किया तो आकाशवाणी का जो माहौल है और उद्घोषक का जो कार्य है वो कैसा लगा आपको? देखिए, नई जगह जाने से घबराता तो है, और हमारे साथ तो मेरे जितने भी साथी थे वो बहुत धाकड़ थे। धाकड़ यानी अपने काम में बड़े पक्के, जैसे किशन गंगेली जी, लाल राम कुमार सिंह, मिर्जा मसूद, और उसके बाद हम जी। तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और वाकई में उन्होंने दिल से सिखाया कि अब ये नई है, इसको क्या सिखाना, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत दिल से सिखाया। जैसे गंगेली जी का वाकया याद आ रहा है संजय मुझे जी। देखिए, नए आते हैं, अपन उच्चारण पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। एक कार्यक्रम हुआ करता था सृजन यामिनी, और हम बोलते थे सृजन यामिनी कार्यक्रम में सुनिए ये। तो उन्होंने, जैसे हमने अनाउंसमेंट किया, हमको बुलाया, इधर आ। उन्होंने सृजन यामिनी लिखा। उन्होंने लिखा ठीक था, बोले पढ़ो इसको। तो हमने पढ़ा, वही सृजन यामिनी जी। फिर उन्होंने समझ गए कि ये बोल नहीं पा रही है, तो उन्होंने अंग्रेजी का बताया, SARISAN। तो बोल अब ये पढ़ो। तो हमने पढ़ दिया सृजन यामिनी। बोले यही है, यही तुमको बोलना है, यही तुमको बोलना है। और बोलना जहाँ तुमको पंक्चुएशन देना है या जो भी देना है वहाँ पे तुम कॉमा लगा लिया करो, ऐसे कर लिया करो, जिस पे जोर देना है उस पे अंडरलाइन कर लिया करो। ये उनसे मैंने ये सीखा जी। लाल राम कुमार सिंह जी से मैंने ये सीखा कि जो धार्मिक रूपक हुआ करते थे उसको किस तरह से पढ़ता है, किस तरह से अंदर की आवाज निकालते हैं जी। और उनके साथ आपके पत्र भी कार्यक्रम किया है जी। बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम रहा उन दिनों, है ना जी। और मिर्जा मसूद साहब के साथ जैसे डॉक्यूमेंट्री टाइप के जो रूपक हुआ करते हैं जी। उनसे मैंने वो सीखा। और ड्रामा में तो मैंने तीनों से सीखा जी। कि दूर से आवाज कैसी आती है। जैसे अजी सुनिए कार्यक्रम आप सुनते होंगे जी। तो उसमें यह था कि हम तो सामने से चिल्लाते हुए आते, अजी सुनिए। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमको उतनी टेक्निक मालूम नहीं थी, तो हमारे जो सीनियर्स ने बोला कि पीछे वो घुमा के बोलो, अजी सुनिए, तब ऐसा लगेगा कि तुम दूर से आके बोल रही हो, अजी सुनिए। तब हमने एक नया सीखा जी, है ना। अच्छा, रोमांटिक सीन जो करना है
उसको कैसे करना है, तो उसको भी बताया गया कि ये बहुत फुसफुसा की करते हैं। मिर्जा साहब के साथ मैंने एक नाटक किया था जी। तो एसडी साहब ने बुला के बोला कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वाकई में तुम लोग रोमांस कर रहे हो। मैंने कहा सर वहाँ तो दो जी जी माइक इतने दूर दूर होते हैं, कहाँ रोमांस की बात है। जी। तो फिर मुझे ये सब टेक्निक्स आई जी। और कहानी कैसे पढ़ते हैं। ये मैंने सहायक केंद्र निदेशक थे जिनके समय मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था यहाँ पे, उन्होंने बताया कि कहानी कैसे पढ़ते हैं। वो कहानी मैंने, कुंतल गोयल थी ना जी, अंबिकापुर की बहुत फेमस राइटर थी अपने ज़माने में, उनकी कहानी मुझे सबसे पहले पढ़ने के लिए मिली। तो उसमें ये बताया जहाँ जैसे कथन है तो वहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं होना है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हल्की सी बात करनी है। तो इस तरह से मैंने सच में मुझे बहुत 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 सिखाया और सीखने को लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बचा होगा और बचा है। क्या बात है। तो जैसे आपने बताया कि अजी सुनिए में आपने भाग लिया, शुरू से आप अजी सुनिए की एक स्थायी पात्र थी, रंजना का रोल आप करती थी। हाँ, रंजना का। तो आपके साथ रंजन कौन कौन बने होंगे? देखिए रंजना वही रही, रंजन बहुत चेंज हुए। हाँ, तो हम जानना चाहेंगे हमारे श्रोता कि आपके साथ कौन कौन रंजन रंजन एक बार कुछ दिन मिर्जा मसूद भी रहे, कुछ दिन लक्ष्मेंद्र चोपड़ा भी रहे, वो तो लिखते ही थे, है ना जी। कुछ दिन कमल शर्मा थे और आप भी थे, एक आध दो में आप भी थे जी, है ना जी जी। तो मतलब रंजन चेंज होते रहे जी। इसका भी एक वाक्य है बहुत बढ़िया। चोपड़ा जी लिखते थे, मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ और अजीत सुनिए की रिकॉर्डिंग, वो पता था अपन को असाइन हुआ था कि वो करना ही है आपको। मैंने कहा सर मैं कलकत्ता जा रही हूँ हस्बैंड के पास। तो बोले तो तुम्हारा रोल कौन करेगा? मैंने कहा कि सर बताइए मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा वाला पार्ट उतना लिख देता हूँ, इतना उसके बाद, हाँ पहले, उसके बाद वो कर देता हूँ। तो उन्होंने इतना बढ़िया लिखा कि मैं दूर से चिल्लाते हुए आ रही हूँ अजीत सुनिए और मेरी अभी तक तैयारी नहीं हुई है और मुझे जाना है और फलाना है और ठिकाना है, मुझे स्टेशन छोड़कर आओ, ये आओ। तो बोला अच्छा चलो चलो स्टेशन छोड़ो, फिर वहाँ से बाय बाय टाटा हो गया, वो वाला मेरा सीन वहीं खत्म हो गया। क्या बात है। तो मैडम आपसे बातचीत का सिलसिला हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गीत अपने श्रोता साथियों को सुनवाएं। प्रेम पर्वत का ये गीत मुझे बहुत पसंद है, ये दिल और उनकी निगाहें। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म प्रेम पर्वत का ये गीत। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। Mm-hmm.
श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में इस समय हम बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी की पूर्व उद्घोषिका श्रीमती कल्पना यादव जी से। मैडम, हम ये जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी में आप किन किन कार्यक्रमों से जुड़ी रही? देखिए, सबसे पहले तो हो चुका उसका वाकया, अजी सुनिए जी। दूसरा था बिंदिया, किसलय, आपके पत्र, नई सुबह, आपके मीत, ये गीत। और देखो 22 साल हो गए मुझे आकाशवाणी छोड़े हुए, तो मतलब जो मुख्य मुख्य कार्यक्रम थे तो ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मिलते भी थे करने के लिए। ये उन दिनों किसलय कार्यक्रम लाइव हुआ करता था, जीवंत हुआ करता था, बच्चे भी अपनी प्रस्तुति लाइव दिया करते थे। छोटे छोटे बच्चे आते थे, एक वाकया बताते हो तो आपने किसलय की बात छेड़ी है ना जी। गोल हम लोग बैठ जाते थे जी। उस दिन LR के सिंह जी नहीं आए थे, छुट्टी पे थे, हम अकेले कर रहे थे। तो हमने देखा जब बच्चों की बारी आई, बच्चों के मुख से बोलते थे ना, कोई कविता सुनाता था, कोई चुटकुला सुनाता था, कुछ छोटी सी कहानी सुनाता था। एक बच्चा 5-6 साल का, उसने सिक्का मुंह में डाल लिया और हमने देख लिया कि मुंह में उसका सिक्का है। कार्यक्रम लाइव चल रहा था, चलते रहा था जी। और उसकी चांस आने वाली थी बोलने की। जी। हमने कहा कि अब इसकी चांस आ रही है बोलने की, अगर कहीं गटक गया, बच्चे ही है ना, बोलते बोलते ध्यान नहीं रहा, तो हमने तुरंत उस बच्चे को बोला, देखो ये बहुत गंदी बात होती है ना कि मुंह में सिक्का रखना, बहुत गंदी बात है, तुरंत निकालो सिक्का, जरूर तुरंत निकालो, तुरंत निकालो। और अच्छे बच्चे कभी भी मुंह पे सिक्का वगैरह नहीं लेते हैं और कोई भी गंदी चीज मुंह में नहीं लेते हैं, कहीं अटक जाए या कुछ हो जाए तो उस बच्चे ने तुरंत सिक्का निकाल दिया, तब हमारी जान में जान आई। तो कार्यक्रम में ही आपने उससे सिक्का निकलवा लिया। क्या बात। और बिंदिया कार्यक्रम से जुड़ी कोई बात? बिंदिया कार्यक्रम में हमारे साथ सबसे पहले कंपेयर आई थी दमयंती भटनागर जी। तो 2-3 प्रोग्राम करने के बाद एक होली का प्रोग्राम था, मतलब होली के 2 दिन बाद, तो अपन को तो थोड़ा ड्रामा करना पड़ता है रेडियो में जी। तो वो एकदम से दरवाजा खोल के आई और रंग लगा दिया, मतलब झूठ, ऐसे ही झूठ मूठ का जी। तो फिर हमने भी ऐसी एक्टिंग करी, नहीं ना दीदी अभी तो प्रोग्राम करना है, आप क्यों लगा रही हैं, मुझे तो गुलाबी रंग अच्छा लगता है और आपने तो हरा लगा दिया है, ये है। तो उसके बाद जो दूसरे अनाउंसर्स थे उसमें मिर्जा मसूद भी थे, गंगेले जी कोई डबिंग कर रहे थे और लाल राम कुमार सिंह जी ऑन ड्यूटी थे जी। तो उनको इतना अच्छा लगा, जैसे हम कोई टेप चलने लगा उस कार्यक्रम में, तुरंत तीनों के तीनों दौड़ के आए, बोले कि ऐसा लग रहा था कि सच में ये होली का माहौल है, होली खेली जा रही है स्टूडियो में। रियली। और नई सुबह कार्यक्रम आप प्रस्तुत करती थी, हाँ, उसकी तैयारी किस तरह से करती थी? नई सुबह कार्यक्रम सप्ताह भर की जो जानकारियां होती थी, नई जानकारियां, अच्छी जानकारियां, लाभदायक योजनाएं जो निकलती थी जी, वो देते, उसमें फिर पढ़ना पड़ता था। और वो हमारे SD हुआ करते थे श्री महेंद्र शर्मा जी, उनका ये प्रिय महेश शर्मा, हाँ महेश चंद्र शर्मा जी, उनका ये प्रिय कार्यक्रम था जी। उनको स्क्रिप्ट भी बतानी पड़ती थी, भाई जिसका जो प्रिय कार्यक्रम होता है ना, होता ही है, उससे एक लगाव तो होता ही है जी। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हुआ और 7:30 बजे नई सुबह होता था संजय जी। और उस समय लोकल ट्रेन से लोग अप डाउन करते थे जी। जैसे ही नई सुबह कार्यक्रम आए तो लोगों का बोलना शुरू हो जाता था, घर में मम्मी पापा जो भी कह रहे 7:30 बज गया है, नई सुबह शुरू हो गया है, तुम लोग का टाइम हो गया है जाने का, घर से निकलो जी जी जी। ये मुझे बाद में लोग बताते थे, मुझे तो पता भी नहीं चलता था, बाद में सब घटनाएं होती थी, बताते थे तो बड़ा अच्छा भी लगता था। आकाशवाणी में आने के बाद कभी दूरदर्शन में जाने आपकी इच्छा हुई? एक बार एक ऑफर आया था कि जो दूरदर्शन में जाना चाहते हैं या रेडियो में रहना चाहते हैं, तो हमसे भी पूछा गया कि आप जाइए दूरदर्शन में। हमारे साथियों ने भी हमें बहुत प्रोत्साहित किया। उस समय हमारे साथ थे तेजिंदर सिंह गगन, LD मंडलोई जी थे, चोपड़ा जी थे, श्री लक्ष्मेंद्र चोपड़ा जी। हाँ, तो इन लोगों ने बोला कि कल्पना जाओ उसमें, और SG ने भी बोला, तो उन्होंने कहा कि भर दो फॉर्म भर दो, चले जाओ दूरदर्शन में। हमने कहा नहीं भैया, हम रहेंगे तो रेडियो में ही रहेंगे। तो हमसे पूछा गया कि तुम टीवी में क्यों नहीं जाना चाहती हो, सब लोग तो टीवी में जाने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। हमने कहा रेडियो की भाई जो है बहुत सीधा साधा रहता है यहाँ पर जी। और वहाँ पे बहुत तामझाम रहता है, मेकअप करो, जाने से पहले मेकअप करो, आने के बाद मेकअप उतारो, फिर ड्रेस के ऊपर करो, फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी देखे जाते हैं, वो सब हमसे नहीं होगा। हमारा आकाशवाणी अच्छा है, आवाज़ से आप हमें पहचानिए, तो हमने वो नहीं लिया। चलिए, इसीलिए आपकी आवाज़ हमारे श्रोता सुन पाए, आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सुन पाए। और
मैडम, इस बीच एक और गीत का समय हो रहा है। संजय, जो मैं ये गीत अभी अपने श्रोताओं को जो सुनवा रही हूँ, ये मेरे दिल के बेहद करीब है। जब मेरे हस्बैंड कर्नल यादव मुझे देखने के लिए आए थे जी। उस समय टेप रिकॉर्डर हुआ करता था जी। तो टेप रिकॉर्डर में जहाँ से मैं घर से निकलूं तो ये गाना बजा दिया करते थे, पल पल तुम दिल के पास रहती हो। क्या बात है। तो ये उनके भी करीब और मेरे भी करीब, और फिर ये जहाँ भी ये गाना बजता है तो परिवार के लोग भी बहुत याद करते हैं। आकाशवाणी की पूर्व उद्घोषिका श्रीमती कल्पना यादव जी, जब आपका चयन आकाशवाणी में हो गया, उसके बाद जब विवाह की बात आई, तो आपके आकाशवाणी में उद्घोषिका होने को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया थी ससुराल वालों की? ससुराल, देखिए, कर्नल यादव उस समय कैप्टन थे, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि हम लोग फौज में रहते हैं, तो उनकी कुछ शर्तें थी, जैसे कि उनको दुबली पतली लड़की चाहिए, गोरी चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए और सर्विस कर सके, या तो वो सर्विस कर रही हो तो और भी अच्छा है कि वो अपने पैरों पे खड़ी रहे, क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता है जी। तो बात बन गई, उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और हमने भी कर लिया, और घर वालों को कोई आपत्ति थी नहीं। हमारी शादी हुई थी 14 दिसंबर। 14 दिसंबर की सुबह वो नागपुर पहुंचे जी। नागपुर से आगे कोई और स्टेशन आया, स्टेशन का नाम मैं भूल रही हूँ, वहाँ पे अखबार पढ़ा, मेरे जेठ साहब अखबार पढ़ रहे थे जी। उन्होंने हमारा नाम देखा कि आकाशवाणी की उद्घोषिका आज दाम्पत्य जीवन में बंधने जा रही हैं और इनका भी नाम लिखा हुआ था, कैप्टन विष्णु प्रेम सिंह यादव के साथ दाम्पत्य जीवन में बंधने जा रही है। पर उनको इतनी खुशी हुई कि मतलब इतना स्नेह, इतना अपनापन है कि श्रोताओं ने उसमें डाला जी कि ये दाम्पत्य जीवन में बंध रही हैं। इतनी लोकप्रियता थी आपकी। मतलब लोकप्रियता नहीं थी या थी, या मैं तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मुझे प्यार बहुत मिला जी। प्यार बहुत मिला। नहीं तो उनको क्या पड़ी है श्रोताओं की कि मेरे दाम्पत्य जीवन के मैं बंधने जा रही हूँ, वो खुशी के मारे छापना, ये करना। और लेटर्स तो बहुत आते थे, बहुत आते थे, और कई कई आशिकाने अंदाज में भी आते थे कि आप फोटो भेज दीजिए, मैं फोटो दिल से लगा के रखूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। जी 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 जी। मैडम, आप आकाशवाणी रायपुर में कब से कब तक रहीं? मैंने 17 जून 75 में ज्वाइन किया था, और मैंने लास्ट ड्यूटी यहाँ पर करी थी 15 दिसंबर 96 तक जी। और फिर मैंने 1 जनवरी 97 में भोपाल ज्वाइन किया था। 1 साल सागर में भी काम किया जी। मैडम, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप उद्घोषणा करती थी तो उस समय आपके घर वाले आपका जब कार्यक्रम सुनते थे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती थी? मेरे हस्बैंड कर्नल यादव जी, वो जब सीमा पे रहते थे जी जब हम भूले बिसरे गीत करते थे वो सुना करते थे जी। तो उनके जितने भी संगी साथी थे वो जब हम जाते थे फील्ड स्टेशन में 1 महीने के लिए छुट्टी मिलती थी तब वहाँ पे फैमिली रख सकते थे तो हमसे मजाक किया करते थे सारे अफसर, मिसेज यादव बहुत अच्छा है कि आप रेडियो में हो तो ये जहाँ भी जाता है रेडियो लेके जाता है जी, जी। और आपके गाने सुनता है ये अच्छा वो आप टीवी में नहीं है ये तो टीवी लटका के घूमता ये हकीकत है अच्छा। और वो बाकायदा लिस्ट भेजते थे कि पहला गाना ये बजा, दूसरा ये, तीसरा ये। मैंने कहा कि फिर मैंने भी कभी लिखती थी कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, बोले तुम तो फूल की बात कर रहे हो यहाँ तो घास का एक तिनका भी नहीं दिखता है क्या बात है। और तो जैसे कर्नल यादव का आने का होता था साथियों को पता चल जाता था कि कर्नल यादव आ रहे हैं। उस समय कैप्टन होते थे, जैसा जैसा रैंक बढ़ता गया उस हिसाब से बुलाते थे। तो हमारे जो साथी थे चोपड़ा जी थे, मंडलोई जी थे और गगन, ये सब बोलते थे कल्पना ये वाला गाना बजाओ ना, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम ये दूरी जी, जी। तेरी 2 टकिया की नौकरी पे लाखों का सावन जाए, मतलब जो एक होता है घर में जैसे परिवार में ना। जी। तो आपने कभी ये गाना बजाया? बजाया है मैंने ये वाला, और इनको बताया भी कि मेरे साथी मुझे ये बोलते हैं तो खूब हंसते थे। ये बहुत ब्रॉड माइंडेड, फौजी तो वैसे भी ब्रॉड माइंडेड होते हैं। जी मैडम, हमारे श्रोता ये जरूर चाह रहे होंगे, जो हमारे पुराने श्रोता हैं खासतौर से और जिन्होंने आपके कार्यक्रम सुने हैं, आपकी उद्घोषणाएं सुनी हैं, तो कुछ उद्घोषणा जो आपको सबसे अच्छी लगती रही हो और आपका जो एक चिरपरिचित जो आपका अंदाज रहा हो, जो आपको याद आ रहा हो। संजय, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे फिर से मौका मिल रहा है कि मैं वही उद्घोषिका हूँ। जी जी बिल्कुल। हम आकाशवाणी रायपुर से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए
आपकी पसंद का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। श्रोताओं, सौगात के रूप में आपके ढेर सारे फरमाइशी पत्र हमारे सामने हैं। पहले हम एक गीत सुनवा देते हैं, उसके बाद आपके फरमाइशी नाम हम आपको बताएंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और संजय, ती बातें तुमने मेरे से निकलवाई जो मेरे दिल में है जी, और शायद मेरे अंतिम सांस तक ये यादें जुड़ी रहेंगी। जिसको बोलते हैं ना, सुनहरी यादें बनती चली जाती हैं, बनती चली जाती हैं, जो उनको हम बोलते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन मेमोरीज, ये जी वाला। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं रायपुर को, आकाशवाणी को कभी कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती। मैडम, आपको और कोई उद्घोषणा आपको याद आ रही हो? आपके पत्र कार्यक्रम की बताऊं मैं? जी जी। अच्छा, उसमें तुम साथ देना जी क्योंकि अभी मेरे दोनों साथी नहीं हैं। जी। हम आकाशवाणी रायपुर से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके पत्र। नमस्कार साथियों, संजय अभी तक आए नहीं हैं। संजय कहाँ रह गए भाई, आओ। अरे अरे, आ गया कल्पना जी, मैं भी आ गया हूँ इस कार्यक्रम में। संजय देखो, समय का ध्यान रखना चाहिए। कहाँ लेट हो गए थे? अरे बस आते आते 2-4 चिट्ठियां मुझे और दिख गई। और तुम अभी पत्र, डाक से आई हाँ, थी, मैं तो जानती मैंने थी तुम सोचा इसको पत्रों भी में ले खो लो। गए, पत्रों में खो गए होगे। मैं कहने ही वाली थी कि पता नहीं, मुझे लगता है कि संजय पत्रों में खो गए हैं। और देखिए वाकई में बंडल लेके चले आ रहे हैं। बंडल तो अलग हाथ में है, वो खुली हुई चिट्ठियां 3-4 इनके हाथों में मैं देख रही हूँ। तो संजय शुरू करें पत्रों का सिलसिला। जवाब मैं दूंगी जी, पत्र तुम पढ़ना। जी, ठीक है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो श्रीमती कल्पना यादव जी, आज आपने अपने अनुभव हमारे साथ बांटे, अपने श्रोता साथियों के साथ बांटे। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आपकी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। एक बार फिर दिल से